हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागोजी का एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हिंदी का हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करने वाली। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग का जो टॉपिक है ना, वह है सुनना एवं बोलना। प्रैक्टिस सेट नंबर की बात करेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, यानी इससे पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। आपके लिए वो दोनों भी महत्वपूर्ण हैं और ये प्रैक्टिस सेट तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में डायरेक्टली जो है ना 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीटेट के आने वाले एग्जाम में। तो हमारे साथ बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। चलते हैं आज के सेशन का पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया में सुनना कौशल किस क्रम में विकसित होता है। यानी कि आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इसमें ये पूछा जा रहा है कि भाषा का क्रम होता है, यानी भाषा की जो अर्जन की प्रक्रिया है वो एक क्रम में होती है, जिसमें आपके 4 तरह की चीज़ें होती हैं ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 तरह की चीज़ें ये किस क्रम में होती है, यानी पहले कौन आता है, क्या बोलना आएगा या पढ़ना आएगा या लिखना आएगा या सुनना आएगा, या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आएगा, या पढ़ना, लिखना, सुनना, फिर बोलना आएगा, या फिर बोलना, सुनना, लिखना, फिर पढ़ना आएगा। तो देखिए, इसके लिए ना आपको एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक के लिए आपको एक शब्द याद रखना है, उसका नाम होता है सुबोपली, यानी इसका नाम है सुबोपली। सु फॉर सुनना, ब फॉर बोलना, प फॉर पढ़ना, ल फॉर लिखना। ठीक है, यानी कि एक वर्ड आप याद रखिएगा। आप कभी भी क्रम जो है ना भाषा अर्जन की प्रक्रिया वाला कभी नहीं भूलिएगा, वो है सुबोपली, यानी सौ से सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना और ल से लिखना। यानी कि आपके सामने जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे कि भाषा का क्रम क्या है, सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि कक्षा में विद्यार्थी की बोलने की क्षमता बढ़ाने हेतु शिक्षक को सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है व्याकरणिक शुद्धता पे, या फिर कहेंगे आप आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति पे, या कह सकते हैं कि लिखित अभ्यास पे, या पाठ्यपुस्तक का शुद्ध पाठ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विद्यार्थी की बोलने की क्षमता बढ़ाना है। ठीक है, बोलने की क्षमता बढ़ाना है। तो क्षमता बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा उस पर क्या ध्यान दीजिएगा कि उसको अपने बोलने का मतलब क्या है कि अपने मन की भाषा को अभिव्यक्त करना, अपने मन की बात को अभिव्यक्त करना। तो उसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप अभिव्यक्ति का अवसर दीजिएगा। क्या दीजिएगा? ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्ति का अवसर दीजिएगा और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाइएगा। आत्मविश्वास, जैसे कि कभी भी मंच पे भाषण अगर आप लोगों ने दिया होगा तो आपके अंदर से एक मतलब डर लगा रहता है कि कैसे हम वहाँ पे लोगों के सामने बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। आत्मविश्वास में कमी आने लगती है, कभी कभी पैर भी थरथराने लगता है, आवाज़ भी हकलाने लगता है। ठीक है, वो सारी चीज़ होती है आत्मविश्वास में कमी के कारण। तो एक बच्चे में आप आत्मविश्वास को बढ़ाइए और खास करके उसको अभिव्यक्ति, यानी उसको बार बार अपने आप को प्रेजेंट करने का अवसर दीजिए, बोलने का अवसर दीजिए। तब जाकर के एक शिक्षार्थी में बोलने की क्षमता जो है ना अच्छे रूप से बढ़ सकती है। ऑप्शन नंबर आपके सामने इस क्वेश्चन का भी हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि सुनना एक सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि अब सुनने के बारे में कहा जा रहा है कि सुनना एक सक्रिय प्रक्रिया है, लेकिन है तो क्यों है। आपके सामने ऑप्शन है क्यों का, कि इसमें केवल ध्वनि ग्रहण होती है, इसमें अर्थ निर्माण शामिल है, इसमें लिखने की प्रक्रिया जुड़ी होती है, यह केवल परीक्षा से संबंधित है। अब आप बताइए कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप केवल परीक्षा वाली बात ही सुनिएगा। 4 नंबर ऑप्शन तो आपके सामने इसी तरह से गलत हो गए। सुनने में लिखने की कोई आवश्यकता ज़रूरी नहीं है। जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, क्या आप लिख करके समझ रहे हैं क्या? नहीं, आप हम जो बोल रहे हैं वही सुन करके समझ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये कह रहा है कि इसमें ध्वनि ग्रहण होती है। ये चल सकता है 1 मिनट के लिए कि ध्वनि को ग्रहण किया जा सकता है, या फिर कोई सुनने श्रोता ग्रहण करता है, वक्ता रिलीज करता है। लेकिन सबसे जो सटीक इसका आंसर जाएगा ना कि सुनना एक सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें अर्थ निर्माण शामिल होता है। आपके सामने ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि बच्चों में बोलने के कौशल के विकास में सर्वाधिक सहायक है कौन। बोलने के कौशल, यानी यहाँ पर बोलने वाली बात हो रही है। क्या हो रही है? बोलने वाली बात हो रही है। ठीक है, तो बोलने की कौशल में सबसे अधिक विकास में सहायक कौन होंगे? क्या वो मौन अभ्यास? मौन रहिएगा तो फिर बोल नहीं पाइएगा, ये तो होगा नहीं। लिखने में बोलने का कोई भूमिका है नहीं। संवाद और चर्चा रटंत आधारित, रटना है नहीं कोई भी चीज़ को। ठीक है, तो जब आप बच्चों को संवाद करने का अवसर दीजिएगा, चर्चा करने का अवसर ज़्यादा दीजिएगा, तो वहाँ पर बच्चे बोलेगा ज़्यादा। ठीक है, जब ज़्यादा बोलेगा तो बोलने की कौशल क्या होगी? विकसित होगी। आपके सामने जो ऑप्शन है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। 5वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुनने के कौशल का संकेतक नहीं है। यानी कि सुनने का कौशल जिसमें सुनने की काम की जाती है, जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये सुनने का कौशल हुआ। आपके अंदर सुनने की कौशल है, तभी आप हमारी बातों को सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या निर्देशों का पालन करना? आप कहेंगे नहीं।
शुद्ध वर्तनी लिखना, देखिए सुनने में और लिखने में अंतर होती है। लिखने में वर्तनी की काम होगी लेकिन सुनने में वर्तनी की काम नहीं होती है। प्रश्नों का सार्थक उत्तर देना ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसका जो सबसे सटीक जवाब हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कि भावनाओं को समझना। सुनने का मतलब, सुनने का कौशल का मतलब क्या हुआ कि भावनाओं को समझना कि हम आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हम आपसे के सामने क्या अपनी बातों को किस तरह से यानी कौन सी बातों को रखना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन नंबर ना बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे गलती यहाँ से टिक हो गया है सी। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ना बी हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर सुनना कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम साधन कौन है। प्राथमिक स्तर पर, स्तर ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी स्तर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं प्राथमिक या फिर माध्यमिक, ठीक है, चूँकि हिंदी तो दोनों में पढ़ना है 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए, तो प्राथमिक की बात आएगी तो आपके दिमाग में हमेशा जहन में ये एज ग्रुप आपके ध्यान में होना चाहिए कि 6 से लेकर के 5 साल और जोड़ दीजिए, यानी 11 साल के आसपास के बच्चे रहेंगे। ठीक है, तो जब एज ग्रुप को आप ध्यान में रख करके चीज़ों को हल करिएगा ना तो आपका सही होंगे ज़्यादा। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर सुनना कौशल यानी 6 से 11 के बीच के जो बच्चे हैं ना, इसमें सुनने की कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम साधन कौन सी हो सकती है। क्या व्याख्यान विधि, क्या कहानी कविता एवं गीत विधि, या क्या लेखन विधि, निबंध लेखन, क्या व्याकरण अध्ययन विधि। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप पाएंगे कि इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ना वो हो जाएंगे कहानी कविता और गीत विधि। यानी उसको कहानी कह करके सुनने की कौशल डालिए, कविता कह करके सुनने की कौशल डालिए, गाना सुना करके उसके अंदर सुनने का कौशल डाल सकते हैं। व्याख्यान विधि ये कोई ज़रूरी, ये उच्च कक्षाओं के लिए होती है कोई भी चीज़ के लिए। ठीक है, ये निम्न कक्षाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर ये उतना जो है ना वो कारगर साबित नहीं होता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 7वां कि बोलने के कौशल के आकलन में किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बोलने का कौशल है यानी कि बोलने वाली जो कौशल है ना इसकी आकलन की जानी है। आकलन करने का मतलब मूल्यांकन की जानी है, तो इसमें किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्या भाषा की शुद्धता को आप कहेंगे। बोलने की कौशल है तो 1 मिनट के लिए आप इसको लेकर के चल सकते हैं क्योंकि भाषा की शुद्धता होनी जरूरी है। विषय वस्तु की लंबाई की, विचारों की स्पष्टता की और लिखित प्रमाण की। देखिए जब चारों ऑप्शन को पढ़िएगा ना तो आपके सामने एक जो ऑप्शन है वो बहुत सटीक निकल के आ रहा है, वो है आपके सामने विचारों की स्पष्टता। पहले आप अपने विचार को तो प्रकट करिएगा ना, उसके बाद उसमें शुद्धता लाइएगा। ठीक है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो बोल नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं, समन्वय भी कर सकते हैं, जीवन यापन भी करते हैं, आपसी सामंजस्य भी बैठा लेते हैं, दुकान पे जाकर के, रेलवे स्टेशन पे जाकर के, सार्वजनिक जगह पे जाकर के, प्राइवेट जगह पे जाकर के, निजी जगहों पे जाकर के, यहाँ तक कि मूर्ख लोग भी अपने बच्चे को स्कूल में जब दाखिला दिलाने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी वो बात करते हैं। क्या तो विचार, उनके अंदर की जो विचार है ना वो बस स्पष्ट रूप से सामने वाले तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद जैसे जैसे लोग मैच्योर होते हैं, शिक्षित होते हैं, तब भाषा की शुद्धता पे आते हैं। तो पहली और मेन चीज़ जो है ना वो है विचार की स्पष्टता, इसीलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर से ही होंगे। 8वां क्वेश्चन है आपके सामने कि अर्थपूर्ण सुनना का आवश्यक क्या है। यानी आप जो अर्थपूर्ण सुनते हैं, कोई भी चीज़ों को आप सुनते हैं तो उसका सुनने के पीछे एक अर्थ लगा होता है। जैसे आप हमारी बात को क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर अर्थ निकल के आ रहा है कि सीटेट वाइड ऑप्शन चैनल पे ना प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम सीटेट में अच्छे अंक ला सकते हैं। ये आपके अंदर कहीं ना कहीं हमारी बात को सुनने का, हमारे साथ बने रहने का, हमारे साथ जुड़े रहने का मन में ये अर्थ है। अर्थ कहने का मतलब है कि ऐसे बोल सकते हैं ना अर्थ को कि इससे हमें लाभ है। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ हमें इससे मिलेगा, ये चीज़ है अर्थपूर्ण सुनना। तभी तो आप हमारी बातों को सुन रहे हैं। डेली 1 घंटे समय दे रहे हैं, आधा घंटे यहाँ पे, आधा घंटे CDP वाले सेक्शन में दे रहे हैं, तो डेली तो दे रहे हैं ना, तो इस क्यों सुन रहे हैं, यानी अर्थ के लिए। तो इसका आश्रय क्या हो सकता है, क्या ध्यानपूर्वक सुनना, ध्वनि पहचानना, या सुनकर अर्थ ग्रहण करना, या शिक्षक को सुनना। देखिए हम शिक्षक हैं आपके लिए यहाँ पर, लेकिन आप हमारे शिक्षक हैं, आप मतलब आपके लिए हम शिक्षक हैं, लेकिन केवल आप हमको तो नहीं सुन रहे हैं। आप किसको सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, हम जो कहना चाह रहे हैं उसको सुन रहे हैं। यानी हमारे बातों को सुन करके अर्थ ग्रहण आप करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, हमारी बातों को सुन करके, हमारे शब्दों को सुन करके, हमारी आवाज़ों को सुन करके जो है ना हम जो कहना चाह रहे हैं उसके माध्यम से आप अर्थ को ग्रहण करना चाह रहे हैं। क्यों, क्योंकि सीटेट में आपको अच्छे अंक लाना है, इसलिए सीटेट वाइड ऑप्शन की बातों को आप सुन रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है ना सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है यदि कोई बच्चा सुन तो रहा है पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो यह क्या दर्शाता है। ये वही बच्चे हैं जिसको जो पढ़ तो रहे हैं रोज़, लेकिन कमेंट में जाकर के बताते नहीं हैं कि मुझे समझ में आई कि नहीं आई, सेशन अच्छा लगा कि नहीं लगा, कितने सही हुए कि नहीं हुए। यानी वो ना तो ना वाले पक्ष में है और ना ही हाँ वाले पक्ष में है, यानी वो निष्क्रिय है। ठीक है, मतलब वो ये भी नहीं बताएंगे कि हाँ अच्छी लगती है, वो ये भी नहीं बताएंगे कि नहीं सर अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आया या फिर समझ में नहीं आया। ना वो ना बोलेंगे ना वो हाँ बोलेंगे। ठीक है, ऐसा ही एक बच्चा है कि कोई बच्चा सुन तो रहा है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, अपना फीडबैक नहीं दे रहा है, तो क्या दर्शाता है कि उसकी सुनने की क्षमता कमज़ोर है,
क्या आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट नहीं करते, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारी बातों को नहीं सुनते होंगे कि कमेंट करना है, ठीक है। तो ये बातें गलत हो जाएगी, सुनने की क्षमता कमज़ोर नहीं है, हो सकता है कि वो सुन करके भी नहीं करते होंगे, ठीक है। दूसरा है कि उसकी बोलने की क्षमता विकसित नहीं हुई हो, ये हो सकता है प्रतिक्रिया नहीं देने के पीछे का कारण कि देना चाहता तो होगा लेकिन बोलने की क्षमता उसके अंदर नहीं होगी, जिसकी वजह से नहीं दे रहा होगा। चल सकता है, गारंटी नहीं है कि यही होगा, लेकिन चल सकता है, ठीक है। उसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसे भाषा में रुचि नहीं है, अब ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप पाएंगे कि ये दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही निकल के आएगा। वो ऑप्शन जो है ना आपके सामने वो ये है कि उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा सटीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि बच्चे जो है ना उसको बोलने में परेशानी है या बच्चे दिव्यांग हैं। तो क्वेश्चन में जब मेंशन नहीं किया गया है तो हम अपने मन से ये 100% नहीं मान सकते हैं कि उसके अंदर बोलने की क्षमता विकसित नहीं हुआ हो, ठीक है। ये हमारे मन की बात हो जाएगी। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन रहता तब इसको हम ले सकते थे, लेकिन ये मेंशन नहीं है। तो एक ही कारण है कि उसके आत्मविश्वास में कमी होगी, जिसकी वजह से वो सुनता तो है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देता है। लेकिन आपके आत्मविश्वास में कमी नहीं है, मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है, उम्मीद है। इसलिए आप लोग जो सुन रहे हैं ना कि कमेंट में बतानी है कि सेशन कैसी लगती है, अच्छी लगती है, नहीं लगती है, समझ में आती है अथवा नहीं आती है, या कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो आपके आत्मविश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप टीचर हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे जा करके कमेंट जरूर करिएगा ये सेशन कैसी लग रही है, ठीक है। साथ ही साथ अच्छी लग रही है ना, तो अभी कभी सारे लोग जो है फटाफट एक बार लाइक वाले बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ कि सुनने और बोलने का संबंध सबसे सही रूप में किस विकल्प से स्पष्ट होता है। यानी सुनने और बोलने का जो संबंध है, दोनों के बीच में रिलेशन है, वो पूछा जा रहा है और किस विकल्प में सबसे स्पष्ट होता है। क्या ये दोनों स्वतंत्र कौशल हैं? स्वतंत्र का मतलब होता है दोनों अलग अलग, ठीक है। तो सुनना और बोलना दोनों अलग अलग कौशल नहीं हैं, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। सुनना जो है बोलने पर निर्भर करता है, सुनना बोलने पर निर्भर करता है, नहीं। सुन करके आप बोलते हैं, बोल करके आप सुन थोड़े सकते हैं। यानी कि आप अच्छा सुनिएगा तभी तो अच्छा बोलिएगा, ये उल्टा बोल दिया, ये नहीं होगा। हाँ, ये आ गया ना, बोलना सुनने पे आधारित होता है, यानी आप तभी बोलिएगा जब आप कोई चीज़ सुनिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँगा, कोई भी चीज़ बोल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई फल का नाम आम ही ले लेता हूँ, आम, मैंगो, ठीक है। तो मैंगो आप कब जाने? जब आपको कोई बताया कि मैंगो होता है, तभी तो आप जाने ना मैंगो। यानी पहले आप सुने तभी तो आप दोबारा किसी को बोलिएगा कि हाँ मैंगो, क्या? तो यानी पहले आप सुनिएगा तब बोलिएगा। इसीलिए बोला जाता है कि बोलने की जो प्रक्रिया है ना वो सुनने पे आधारित होती है। यानी अच्छे वक्ता बनने के लिए पहले अच्छा श्रोता बनना जरूरी होता है। ये वर्ड मैंने एक क्लास और में बताया था, वही बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अच्छा श्रोता मतलब अच्छा वक्ता बनने के लिए ना पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। यानी पहले आप सुनिएगा तभी बोलिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बोलने की प्रक्रिया सुनने पर आधारित होती है। आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है कथन और कारक वाला। कथन कह रहा है, यानी अभिकथन कह रहा है कि बच्चों की बोलने की क्षमता उसके सुनने के अनुभव पर निर्भर करती है। ये बातें मैंने अभी जस्ट बताया आपको। मैंने बोला ना कि एक क्वेश्चन दूसरे से लिंक्ड है, इसलिए आपको बने रहना अंत तक जरूरी है। बच्चे की बोलने की क्षमता जो है ना उसके सुनने के अनुभव पर निर्भर करती है। क्या ये बात सत्य है? बोलने की क्षमता सुनने पे, यानी सुनेगा पहले तब बोलेगा, बिल्कुल सत्य है। अभिकथन तो सत्य है, कारण में है ये। भाषा अर्जन में सुनना प्रथम कौशल है। सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हाँ, भाषा अर्जन में सुनना प्रथम कथन है। यानी कि आपके सामने जो है ना ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ये इसका सटीक जवाब भी दे रहा है। अब कैसे हम समझ गए कि सुनना प्रथम कौशल है? क्योंकि आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है, एक वर्ड सुबोपली, यानी सु से सुनना पहले नंबर पे आएगा, फिर बोलना आएगा दूसरे नंबर पे, प से पढ़ना तीसरे नंबर पे और ल से चौथा यानी चौथे नंबर पे आएंगे लिखना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर जो है ना ए और आर दोनों हो जाएंगे और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 12वां क्वेश्चन है कथन कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक को बच्चों की गलतियों को तुरंत सुधारना चाहिए। देखिए, कभी भी एक शिक्षक को ना उसकी कोई भी बच्चा गलती कर रहा है तो उसको तुरंत नहीं सुधारिए, उसको फिर से मौका दीजिए कि उसको खुद से सुधरवाने का प्रयास करिए। लेकिन यहाँ पर तो गलत जवाब मतलब गलत स्टेटमेंट बोल रहा है, इसलिए ये हमारा जो है ना अभिकथन ये गलत है। बी कह रहा है, यानी आर इसका तर्क कह रहा है कि इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। देखिए, ये तो गलत हो गया कि तुरंत सुधार दीजिएगा, ये बात गलत है। उसको जब बार बार खुद से करने को बोलिएगा और जब वो खुद से करके सीखने लग जाएगा ना तो बच्चे के अंदर उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ये बात सत्य है। यानी ये तो गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन चुन लीजिए, ए गलत है लेकिन आर सही है, ये वाला इसका ऑप्शन जो है ना सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, ठीक है।
आई होप कि आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, पसंद भी आ रहा होगा और समझ भी रहे होंगे। क्या ऐसा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। अच्छी लग रही है ना तो सारे लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सुनने के कौशल के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। सुनने का कौशल यानी सुनने, देखिए सुनना एक ऐसा कला है, कौशल है, जिसको आप स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करके नहीं सुनिएगा ना तो आप नहीं समझ पाइएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं और हमारे साथ साथ यहाँ पे बगल में कोई आवाज़ हो रही है बहुत तेज़, तो क्या आप हमारी आवाज़ को सुन पाइएगा अच्छे से? आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि आपका ध्यान एकाग्रचित नहीं हो पाएगा और जो चीज़ सुनना चाहिएगा उस पर फोकस नहीं हो पाएगा। इसलिए सुनने के कौशल में सबसे बड़ी बाधा जो है ना वो एक ही ऑप्शन नंबर ए में ही निकल के आ रहा है कि शोरपूर्ण वातावरण। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है कि बोलने के कौशल के विकास हेतु शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। यानी बोलने का जो कौशल है ना उसके विकास हेतु शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। बोलने का कौशल, पहले कौशल कौन सा है? कौशल है बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला। तो बोलने के लिए जब किसी बच्चे के अंदर विकसित करना चाह रहे हैं बोलने वाला कौशल, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाइएगा, अलग अलग संदर्भ में उसको बुलवाइएगा, अलग अलग जगह पे खड़ा करके बुलवाइएगा, अलग अलग समूह में उसको बोलने का अवसर दीजिएगा। यानी नियंत्रक होगा नहीं, परीक्षक होगा नहीं, अनुशासनकर्ता होंगे नहीं, सहायक और प्रोत्साहक होंगे कि उसको आप प्रोत्साहन करिए कि नहीं तुम बोल सकते हो भाई, तुम क्यों नहीं बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, तो तुम क्यों नहीं बोल सकते हो, यानी तुम भी बोल सकते हो, चलो तुमको कहाँ पर दिक्कत हो रही मैं उसमें सहायता करता हूँ। और इस तरह से वो क्या हो जाएंगे, प्रोत्साहित हो जाएंगे और उसके अंदर बोलने का कौशल विकास हो जाएंगे। तो पाएंगे कि ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है ना सी इसका सही हो जाएंगे। 15वां क्वेश्चन है कि समूह चर्चा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जब आप समूह में चर्चा करते हैं कोई भी चीज़ का मतलब कि मिल करके इकट्ठा होकर के बहुत सारे लोगों के बीच में जा करके कोई भी चीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, इससे बच्चे में क्या बेनिफिट होती है। लिखित उत्तर तैयार करना ये नहीं है, पाठ पूर्ण करना नहीं है, परीक्षा की तैयारी करना नहीं है, सुनने और बोलने दोनों की विकास होती है। देखिए जब आप समूह में बोल रहे हैं, मान लीजिए कि 10 लोगों का समूह है जिसमें 9 आप हैं, मतलब एक आप है और 9 और लोग हैं, एक आप है और 9 और लोग हैं। अब देखिए आप एक बोलिएगा लेकिन आपको बोलने के लिए 9 लोगों को सुनना भी पड़ेगा ना, तो ज़्यादा सुनने का अवसर मिल रहा है, फिर आपको बोलने का अवसर मिल रहा है। सेम इसी तरह से कोई 9वां में से कोई एक होगा, उसके लिए भी 9 लोग अलग होंगे, तो ये सुनेगा एक, बोलेगा यहाँ पे 9, तो क्या हुआ ना कि ज़्यादा लोग सुनेंगे और ज़्यादा लोग की बातों को सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर सुनेगा, फिर बोलेगा। तो क्या होता है कि सुनने और बोलने यानी दोनों कौशल क्या होगी, विकास होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि सुनने और बोलने दोनों को एक साथ विकसित करती है। अब देखिए, अब एक तो आगे हम समूह वाले बात किए थे, अब यहाँ पर सुनना और बोलना, सुनना वाला कौशल जो है ना और बोलना वाला दोनों एक साथ विकसित कर देता है। अब वो कौन सी गतिविधि आ गई निकल के, ये भी गतिविधि है। देखिए कैसे होता है, सुरती लेख, इसमें आप सुनिएगा और लिखिएगा, तो सुनना और लिखना एक साथ विकसित होंगे, बोलना नहीं। लेकिन वाद विवाद जो होती है ना, वाद विवाद, इसमें सुनेगा भी और बोलेगा भी, सुनेगा भी बोलेगा भी, कटाक्ष करेगा, आपस में बातचीत करेगा। हम जैसे मान लीजिए आप वहाँ पर सुन रहे हैं, केवल वही आपको ऑप्शन दे देते आप भी बोलिए, तो इधर से हम बोल रहे हैं उधर से आप बोलिएगा, इधर से हम बोल रहे हैं उधर से आप बोलिएगा, तो क्या हुआ ना, ये वाद विवाद हुआ। और वाद विवाद में क्या होते हैं, ऐसी गतिविधि है जिसमें सुनना और बोलना दोनों की कौशल जो है ना एक साथ विकसित होते हैं एक टाइम पे। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएंगे। 17वां क्वेश्चन है कि बहुभाषी कक्षा में सुनने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए बहुभाषी कक्षा है, कक्षा क्या है, बहुभाषी, यानी इसमें अनेक भाषा जानने वाले बच्चे हैं एक ही कक्ष में। इसमें सुनने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए नहीं, केवल शिक्षक को सुनने के लिए नहीं, पाठ्यपुस्तक समझने के लिए नहीं। अब बताइए कि बहुभाषी कक्षा है, मतलब क्या है कि एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो क्या हुआ ना कि हमारे अंदर जो, जैसे कि मान लीजिए हम हिंदी बोलने वाले हैं, कोई अंग्रेज़ी बोलने वाला होगा, कोई मराठी वाला होगा, कोई बंगाली वाला होगा, कोई मिथिला वाला होगा, कोई भोजपुरी वाला होगा, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र के जब बच्चे रहेंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले, तो क्या होगा ना कि हमको तो केवल हिंदी आती है, लेकिन हम उसकी भी भाषा समझने का प्रयास करेंगे, वो हमारी भाषा समझने का प्रयास करेगा। तो क्या हुआ ना कि जो भाषा संबंधी विविधता है उसको समझने का अवसर मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपके सामने इसका बी हो जाएंगे, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है कि बोलने के कौशल में त्रुटियां, यानी जो हम बोलते हैं ना उसमें हमको गलती होती है, त्रुटि हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, सीखने में बाधा है, कभी नहीं, दंड का कारण है, कभी नहीं, और सफलता का संकेत है, कभी नहीं, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, बोलने के क्रम में त्रुटियां स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे लगातार आप बोलिएगा ना तो कभी कभी होता है कि एक वर्ड को थोड़ा सा बोलने के क्रम में आपको हकलाहट आ जाती है,
जैसे आप कभी कभी हमारी ही आवाज़ को सुनते होंगे या कभी आप लोग ही बोल रहे होंगे लगातार में, तो ऐसा होता है। तो ये क्या है ना कि सामान्य प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि त्रुटि होगी। आप बोलिएगा तो त्रुटि होगी। वही बात हो गई ना कि गलती वही करेगा ना जो नया करने का कोशिश करेगा। जो बोलेगा ही नहीं उससे गलती होगा क्या? जो रोड पे निकले ही नहीं वो गिरेगा कैसे? जो घर से बाहर निकलेगा ही नहीं वो गिरेगा कैसे? जो परीक्षा में बैठेगा ही नहीं वो फेल करेगा कैसे? तो फेल होने के लिए तो परीक्षा में बैठना पड़ता है, तो गलती करने के लिए तो आपको पहले बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में मौन काल का संबंध क्या है। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BVI है मौन काल। तो भाषा शिक्षण में मौन काल का संबंध क्या होता है? मौन का मतलब लिखने से होता है, आप कहेंगे नहीं सुनने से या फिर पढ़ने से या व्याकरण से। देखिए मौन काल का मतलब ये हुआ ना कि भाषा कौशल में यानी भाषा शिक्षण में मौन काल का मतलब ये हुआ कि केवल आप सुनिए और मौन धारण करिए। कहते हैं कि ध्यान एकाग्रचित करके बैठना और किसी की बात को सुनना, यानी मौन। जैसे आप हमारी बात को अभी सुन रहे हैं ना, तो वहाँ पर चुप होंगे। जहाँ कहीं भी बैठ करके आप क्लास कर रहे हैं ना, वहाँ पे आप शांत चुपचाप होंगे, यानी आप मौन धारण किए होंगे। क्या किए होंगे? मौन धारण। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, उधर से आप बोल रहे हैं, तो क्या आप हमारी बात को सुन पाइएगा? नहीं। तो क्या भाषा का शिक्षण हो पाएगा क्या? नहीं। हमारे बोलने के पश्चात आप बोल सकते हैं, लेकिन एक साथ में नहीं बोल सकते हैं, यानी पहले आपको सुनना पड़ेगा। मौन काल का मतलब क्या हुआ कि पहले मौन कब धारण करते हैं? जब आपको दूसरे की बात सुनना होता है। जैसे कैसे बीच में हड़बड़ाहट होती रहती है, बहुत बातचीत होती है, तो कोई बोल रहा होता है तो कैसे बोलते हैं, अरे थोड़ा सा शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, सुनने दीजिए। मतलब क्या? शांत रहने का मतलब है कि थोड़ा सा मौन हो जाइए, तभी उसकी बात हम सुन पाएंगे। तो ये मौन काल किससे संबंधित है? सुनने से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सीटेट बाय रोशन यूट्यूब चैनल को। अच्छी लग रही है ना, तो एक बार आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के भी शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो लोग पहली बार आए हैं ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की क्लासेस आपके रोज़ चलती है। हिंदी की शाम 6 बजे और CDP की अभी फ़िलहाल चल रही है सुबह 6 बजे, यानी सुबह शाम 6 बजे दोनों क्लास चलती है। फिर कंप्लीट हो जाएगी, फिर दूसरी क्लास स्टार्ट होगी, तो आपको एक भी वीडियो छूटेगा नहीं। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी लग रही है, फ्री क्लासेस है, तो दोस्तों के भी शेयर करिए, वो भी लाभान्वित हो सकेंगे। अच्छी लगती है लाइक भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन है आपके सामने कि सुनने और बोलने के कौशल का सही मूल्यांकन किया जा सकता है किसके माध्यम से? सुनना और बोलना है। ठीक है, पहले तो कौशल 4 होती है भाषा शिक्षण में, इसमें से 2 कौशल के बारे में बात हो रही है, सुनना और बोलना। ये जो कौशल है इसका सही मूल्यांकन किया जा सकता है कैसे? लिखित परीक्षा से। आप कहेंगे लिखित से तो लिखने वाली बात की कौशल होगी, की मूल्यांकन होगी। जैसे लेखन कौशल का सुनना बोलना तो होगा नहीं। गिरी कार्य देने से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बच्चे आजकल घर पे किसी और से भी गिरी कार्य करवा लेते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से कोई फ़ायदा है नहीं। तो सुनने का मतलब है कि इसमें आप सुनने का अवसर दीजिए, बोलने का मतलब है कि बोलने का अवसर दीजिए, यानी मौखिक। यानी मौखिक जब करिएगा ना, तो मौखिक में क्या होता है कि मुंह से बोलने वाले काम होती है, आप बोलिएगा एक सुनेगा। यानी मौखिक आधारित गतिविधि करिए, उसके बाद उसका आकलन करिए। ये सुनने और बोलने वाली जो कौशल है ना, इसका सही मूल्यांकन यही करेगा। आपके सामने ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस सेशन में हम लोगों ने 25 तो नहीं था, ये 20 ही था शायद, हाँ 20 MCQ किया है हिंदी के लिए, जो कि सुनने और बोलने वाले चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके कितने सही हुए ना इस 20 में, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, सीटेट बाय रोशन, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सिंपली एक व्हाट्सएप मैसेज कर देनी है, कॉल नहीं करिएगा कोई भी लोग। ठीक है, एक मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन करना है, फिर आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन है यहीं पर मिलेगी। और चैनल से इसलिए बने रहिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों के भी शेयर भी करिए, अच्छी लगी ना तो लाइक करिए, और कितने सही हुए आप हमें बताइए। और क्लास के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं, अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, या कोई फीडबैक अच्छी देना चाहते हैं, तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के। तो दोस्तों आज था हमारा ये तीसरा सेट। कल मिलते हैं आपके सामने हिंदी के चौथे सेट को लेकर के, नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के सेट में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल सीटेट बाय रोशन को। धन्यवाद।